Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. So today we are going to continue the chapter 3rd from your history, The Making of a Global World, page number 73. Post-war settlement and the Bretton Woods Institution. From interwar economic experiences, two key lessons are drawn by the economists and politicians. First lesson is an industrial society based on mass production needed mass consumption. अगर कोई भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी सेटअप की जाती है, इंडस्ट्री सेटअप की जाती है और अगर उनसे मास प्रोडक्शन की नीड होती है, सो इसके लिए मास कंजप्शन भी होना चाहिए. मास कंजप्शन नीडेड हाई एंड स्टेबल इनकम. मास कंजप्शन के लिए अगर आपको ज़्यादा कंजप्शन करना है तो उसके लिए आपको हाई और स्टेबल इनकम चाहिए. स्टेबल इनकम रिक्वायर्ड स्टडी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट. स्टडी इनकम के लिए आपको फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए और स्टडी इनकम चाहिए. फॉर दिस गवर्नमेंट शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स. और इसके लिए गवर्नमेंट को नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहिए. Second is the second lesson related to the country's economic links with other countries. The target of full employment could be achieved only if government had the power to control flows of goods, control capital and labor. Second lesson क्या है? इकोनॉमिक कंट्री के इकोनॉमिक लिंक्स अदर कंट्रीज़ के साथ अच्छे से स्टेबल कैसे हो सकते हैं जब उनके कंट्री के पास पावर हो फ्लो ऑफ गुड्स के लिए, कैपिटल के लिए एंड लेबर के लिए. Next is establishment of IMF and World Bank. The Bretton Woods Conference established the International Monetary Fund (IMF) to deal with external surplus and deficit of its member nations. So Bretton Woods कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था IMF, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कि जो भी एक्सटर्नल सरप्लस हो रहे हैं, जो भी एक्सटर्नल एक्सचेंज हो रहे हैं, उनका जो बेनिफिट है या जो डील्स हो रही हैं उसमें जो भी फंड्स लग रहे हैं उसको कौन लुक आफ्टर करेगा? IMF. द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक. और इंटरनेशनल बैंक कौन सा फॉर्म हुआ था? वर्ल्ड बैंक. वॉज सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन. और ये वर्ल्ड बैंक क्यों स्टैब्लिश हुआ था? टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन. वॉर के बाद में जो भी रिकन्स्ट्रक्शंस हो रहे थे उनको फाइनेंस कौन कर रहा था? वर्ल्ड बैंक. द IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर रिफर्ड एज द ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन और द ट्विंस ऑफ द ब्रिटन वुड्स. IMF और वर्ल्ड बैंक को रिफ़र किया जाता है ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के नाम से और ट्विंस ऑफ द ब्रिटन वुड्स. ब्रिटन वुड्स के ट्विंस भी बोला जाता है. अंडर दिस सिस्टम द नेशनल करेंसी फॉलोड द फिक्स एक्सचेंज रेट्स एंड वे फिक्स्ड टू द US डॉलर. इस सिस्टम के अंडर क्या काम होता है? जो नेशनल करेंसी है वो फिक्स की जा रही थी इन US डॉलर. द ब्रिटन वुड्स सिस्टम guaranteed an era of stable growth of trade and income. ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या गारंटी दे रहा था हमें कि जो ग्रोथ है या जो ट्रेड है, इनकम है, वो स्टेबल करेंगे और उसमें ग्रोथ आएगी. नेक्स्ट इज डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस. When the Second World War ended, many countries were still under European colonial rule. colonial rule क्या होता है? जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरी कंट्री को कंट्रोल कर रही हो. Over the next 2 decades, most colonies in Asia and Africa become free and emerged as independent nation. But independence did not bring freedom from poverty or the lack of resources to these countries. Their economic society were handicapped by the long period of colonial rule. So जो इकोनॉमिक सोसाइटी थी या जो वहाँ पे जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो कॉलोनियल रूल के अंडर में थी, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ थी या जो इंडिपेंडेंस थी वो पूरी तरीके से उनको नहीं मिल पा रही थी. Condition of developing nation. Newly independent countries were trying to lift their population out of poverty. जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, जो उन कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिला था, वो ये ट्राई कर रही थी कि जो उनकी पॉपुलेशन है उसको पॉवर्टी से ऊपर उठा सके, उनको लिफ्ट कर सके. बट आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन दे वर स्टिल कंट्रोल्ड बाय द इंटरनेशनल एजेंसी. लेकिन डीकोलोनाइजेशन के बाद भी अभी भी वो कंट्रीज़ जिनको इंडिपेंडेंस मिल चुका है वो इंटरनेशनल एजेंसीज़ के अंडर थी. एंड दे वर डोमिनेटेड बाय द फॉर्मर कॉलोनियल वर्कर्स लाइक US एंड फ्रांस.
Most developing countries did not benefit from fast growth like the Western economy in the 1950s and 60s. Thus, they organized themselves as a group of 77 और G77. इसीलिए इसको G77 बोला जाता है. Countries to demand a new nation economic order, NIEO. NIEO is a system that would give some real control over the natural resources, more development assistance, fairer prices for raw materials, and better access for the manufactured goods in developed countries market. सो NIEO का वर्क क्या था कि वो कंट्रोल कर सके नेचुरल रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहे हैं उसके ऊपर, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, फेयर प्राइसेस हो रही हैं रॉ मटेरियल की नहीं, या जो बेटर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो बेटर कंडीशन में और क्वालिटी में हो रही है और नॉट. नेक्स्ट इज एंड ऑफ ब्रिटन वुड्स एंड बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. From the 1960s, the rising cost of US overseas involvement weakened into finances and competitive strength. The US dollar could not maintain its value in relation to gold. This eventually led to collapse the system of floating exchange rate. सो 1960s के बाद में यूएस ओवरसीज़ जो इन्वॉल्वमेंट थी वो धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ जो थी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वो डाउन होने लगी और उसके बाद जो ब्रिटन वुड था वो एंड होके बिगनिंग हो गई ग्लोबलाइजेशन की. चेंज इन international finance system. From the mid 1970s, the international finance system changed. The developing countries were then forced to borrow from Western commercial banks and private lending institutions. सो फाइनेंस सिस्टम अब किस पे शिफ्ट हो गया, जो कंट्रीज़ थी वो बोरो कर सकती थी किसी दूसरी वेस्टर्न कमर्शियल बैंक से एंड प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से. दिस लेड टू पीरियोडिक डेप्थ क्राइसिस, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट डेप्थ क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे. दैट इज़ लोअर इनकम एंड इंक्रीज पॉवर्टी इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जिसकी वजह से इनकम कम होने लगी, पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ने लगी इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. From the late 1970s, MNCs were began to shift production operation to low-wage Asian countries. Next is economic policy in China. China में economic policy क्या थी? G77 countries. G77 were the group of developing countries in the late 20th century to demand a new international economic order, NIEO. G77 एक group of कंट्रीज़ का था, एक ग्रुप था ये जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ थी और उनकी डिमांड क्या थी कि NIEO इस्टेब्लिश होना चाहिए, दैट इज़ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इस्टेब्लिश होना चाहिए. G77 एज अ रिएक्शन टू द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटन वुड्स ट्विंस. जो G77 की जो एक्टिविटीज़ थी वो रिएक्शन था ब्रिटन वुड्स ट्विंस की एक्टिविटीज़ का. ब्रिटन वुड्स ट्विंस क्या था? IMF और वर्ल्ड बैंक, इसको ट्विंस बोला जाता था ब्रिटन वुड्स का, इसीलिए इसके बदले में ये रिएक्शन था G77. नेक्स्ट इज़ व्हाई डिड ग्रुप 77 कंट्रीज डिमांड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. Two institutions, the Western institutional nation along with Japan, saw an unprecedented increase in their trade and income between 1950 to 70, but most of the developing countries did not benefit from the fast growth and witnessed by the Western economics. As a reaction against these disparities and against the activities of the Bretton Woods twins, that is IMF and the World Bank, the developing countries organized themselves into a group known as G77. They demanded the establishment of NIEO, that is New International Economic Order, by which they could achieve their aim and objective in the इकोनॉमिक फील्ड. सो जो IMF और वर्ल्ड बैंक था उसके अगेंस्ट में ये एक रिएक्शन था G77 और इनकी डिमांड क्या थी कि इनके लिए एक नया इस्टेब्लिशमेंट हो, एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर क्रिएट हो, दैट इज़ NIEO, और वो जिससे वो अपने एम्स जो हैं, जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक फील्ड में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, उसको फुलफ़िल कर सकें. By establishing the new system, they hope to get real control over the natural resources.
ये जो नया सिस्टम स्टैब्लिश होता है जिसकी वजह से उनको होप थी कि वो एक रियल कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज पे कर सकें, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स का मिसयूज़ हो रहा है या उनको लिया जा रहा है, सो उसको कम किया जा सके, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। मोर असिस्टेंस इन देयर डेवलपमेंट, fairer prices for raw materials and better access for their manufactured good in the market for the developed countries. So we have completed the chapter and this is your question answer. This is your short question. Question number 6. Why was the 19th century indentured system referred to as a new system of slavery? ये आपका आंसर है. Then question number 9. How did housing and consumer boom lead to prosperity in the US? ये 2 पॉइंट्स में आपका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 11. How did Bretton Woods inaugurated an era of unprecedented growth in trade? Next question. Why did Group 77 demanded a new international economic order? Explain. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके 3 पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स वर गिवन ओवर हेयर एंड 1 थर्ड पॉइंट इज एट द टॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर. एक्सप्लेन और एक्सप्लेन हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज सो हॉरेबल वॉर लाइक नन अदर. Or how far is it correct to say that the First World War was the first modern industrial war? Explain. ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसका आंसर सेम ही रहेगा. ओके, एंड दिस इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. ABC ये 3 पार्ट में है. व्हाट वाज द कॉर्न लॉ? नेक्स्ट, व्हाई वाज द कॉर्न लॉ अबॉलिश्ड? थर्ड, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ अबॉलिशिंग ऑफ कॉर्न लॉ? ठीक है, ये तीनों का आंसर दिया हुआ है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड ब्रिटेन बैलेंस टू डिफिशिट विद द ट्रेड इन इंडिया इन द 19th century? आंसर इज गिवन. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर ये है. क्वेश्चन नंबर 11. द प्री मॉडर्न वर्ल्ड चेंज्ड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स टू अमेरिका. सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल्स. 5 पॉइंट्स इस आंसर में हैं. ठीक है, सो ये आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए. आपका हिस्ट्री या पूरा कंप्लीट हो गया. हिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर्स थे. फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. सेकेंड, नेशनलिज्म इन इंडिया. एंड थर्ड, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड. ये तीनों चैप्टर्स आपके हिस्ट्री के जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं. हिस्ट्री का कोर्स आपका कंप्लीट. ओके, now in our next class we will start a new chapter.